अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, या इसको बोल सकते हैं एस्केप स्पीड। एज अ नेम इंडिकेट, एस्केप का मतलब यहां पे बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना है। ओके, तो यहां मैंने प्लैनेट अर्थ ड्रॉ किया है। लेट m be the mass of the earth and let r be the radius of the earth। अर्थ के अराउंड में उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक स्प्रेड हुआ है? अप टू इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। तो हमको एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी पहले डिफाइन करना है, फिर उसको डिराइव करना है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल कि सपोज एक बॉडी है अर्थ के सरफेस पे और उस बॉडी का मास स्मॉल m है। कैपिटल M इज अर्थ का मास एंड स्मॉल m इज मास ऑफ द बॉडी। अगर मैंने इस बॉडी को एक स्मॉल वेलोसिटी से ऊपर फेंका, है ना, एक बॉडी है, हाँ, और इसको मैंने एक सर्टेन स्पीड से ऊपर फेंका, तो क्या होगा? बॉडी एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, फिर वहां पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फिर अर्थ का ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगा, तो बॉडी विल अगेन फॉल बैक टू अर्थ सरफेस। तो इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, बॉडी विल गो टू सर्टेन हाइट, फिर वहां पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, वापस बॉडी नीचे की तरफ आएगा, वापस अर्थ पे गिरेगा। अगर मैंने वेलोसिटी को और इंक्रीज किया तो फिर बॉडी ज्यादा हाइट तक जाएगा, बट वापस वहां पे उसका वेलोसिटी जीरो होगा, वापस वो नीचे गिरेगा सरफेस पे। तो अगर हमने बॉडी को ऐसा वेलोसिटी इंपार्ट किया कि बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, का मतलब वापस बॉडी अर्थ सरफेस पे आएगा ही नहीं, तो दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी is the minimum velocity या minimum speed with which the body is projected from the earth's surface so that it escapes from the gravitational field of earth। and gravitational field कहां तक होता है? at infinity। का मतलब बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाए। तो दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी with which body is projected is called escape velocity। इसका मतलब अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी से थ्रो किया तो वो बॉडी वापस अर्थ पे नहीं आएगा, इट विल जस्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ओके, तो अभी हमको इसको डिराइव करना है। लेट अस डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। देखो एस्केप वेलोसिटी में हम लोग बोलेंगे मिनिमम स्पीड, या एस्केप स्पीड बोले मिनिमम स्पीड या मिनिमम वेलोसिटी। यहां पे मिनिमम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जब भी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट एस्केप करेगा तो वहां पे उसका स्पीड कितना होना चाहिए? जीरो। बॉडी जस्ट एस्केप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड के एज पे होगा, का मतलब जब भी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा तभी उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो एट इंफिनिटी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, एंड अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। एंड एट इंफिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी आल्सो बिकम्स जीरो। इसका मतलब जब भी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेगा उसका स्पीड जीरो, उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, एंड उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। ओके, सबसे पहले बॉडी कहां पे था? अर्थ के सरफेस पे। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इसको हमने कॉल किया U1। तो U1 होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज ऑन द अर्थ सरफेस, यहां पे। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। बिकॉज जब भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू द बॉडी इज कैपिटल R।
का मतलब फॉर्मूले में एक्चुअली स्मॉल आर था, यहाँ पे स्मॉल आर था, बट ये स्मॉल आर यहाँ पे कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। एंड दो बॉडी कौन से है, कैपिटल एंड स्मॉल है, तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Negative sign implies body is bound to earth surface. That's why potential energy is negative. Body attractive force से bound हो चुका है earth के साथ। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल होगा K1, उसका फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज आपने बॉडी को थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है विद द वेलोसिटी वी, वेयर वी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। तो जब भी आप बॉडी को वी स्पीड से फेंकोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ एट इंफिनिटी का मतलब व्हेन द बॉडी एस्केप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, तो एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। तो U2 इज जीरो, U2 इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो बिकम जीरो बिकॉज स्पीड बिकम जीरो। तो एट इंफिनिटी U2 एंड K2 दोनों जीरो होंगे। And now we apply law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, total energy of a body always remains constant. इसका मतलब total energy का initial value on the surface of the earth must be equal to total energy का final value at a infinity. And total energy क्या होता है, sum of potential energy and kinetic energy. तो U1 plus K1 initially is equal to U2 plus K2 finally. Then we substitute U1 का value and we substitute K1 का value, and U2 and K2 तो जीरो ही थे, इसका मतलब राइट हैंड साइड जीरो हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस टर्म को अगर मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो वी गेट हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। फिर आप m को कैंसिल कर दो, 2 को यहां पे ट्रांसफर कर दो एंड टेक द स्क्वायर रूट। तो VE का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल M अपॉन R। The escape speed from the earth surface is given by the formula square root of 2g capital M upon R। इसमें g होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होगा मास ऑफ द प्लैनेट, इन दिस केस मास ऑफ अर्थ, and r होगा radius of the planet, in this case radius of the earth। तो after this formula we will now discuss some special cases। वेलोसिटी का फॉर्मूला था BE इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gm अपॉन r। अभी इस फॉर्मूला को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, और g का फॉर्मूला था gm अपॉन r स्क्वायर, ये हमने पहले डिराइव किया था। तो फिर gm का फॉर्मूला क्या होगा, g इंटू आर स्क्वायर। तो ये होगा gm का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको ये फॉर्मूला g के फॉर्मूला से मिला। तो अभी gm को रिप्लेस करो gr स्क्वायर से, तो फिर एक r कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट v का वैल्यू एज रूट ऑफ 2gi। तो ये होगा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट। तो g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ये अर्थ के रेडियस का एवरेज वैल्यू है, इट इज 6400 किलोमीटर। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो किलोमीटर इज 1000, दैट इज 10 पावर 3 मीटर, और ये 10⁻²² हो जाएगा, तो दैट बिकम 10⁻⁵। तो दिस इज 64 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो ये वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 64 इंटू 10⁻⁵। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। But 10⁻³ meter is 1 kilometer. So we can say this is 11.2 kilometer per second. The escape velocity from the Earth's surface is 11.2 kilometer per second. इसका मतलब अर्थ के सरफेस से अगर किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो दैट बॉडी विल एस्केप फ्रॉम
gravitational field and it will never return to Earth surface. Next conclusion is escape velocity is independent of mass of the body. m power 0 का मतलब it is independent of mass of the body. तो अगर आप escape velocity का फॉर्मूला रिफर करोगे तो इसमें कैपिटल M है. व्हाट इज कैपिटल M? मास ऑफ अर्थ. तो escape velocity के फॉर्मूला में स्मॉल m ये है. स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द बॉडी. तो escape velocity बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. इट विल डिपेंड अपॉन मास ऑफ द प्लैनेट एंड नॉट मास ऑफ द बॉडी. Conclusion number 3. Escape velocity does not depend on angle of projection. का मतलब आपको आपने बॉडी को कितने एंगल से थ्रो किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. तो आप बॉडी को ऐसे थ्रो करो या आप बॉडी को ऐसे थ्रो करो या बॉडी को ऐसे थ्रो करो या ऐसे थ्रो करो, एस्केप वेलोसिटी इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा. तो बॉडी कैन बी थ्रोन आइदर वर्टिकली या मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल. उसका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होगा, रूट ऑफ 2gm अपॉन r. तो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. किसी भी एंगल के लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू सेम रहेगा. तो दिस वाज कांसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. Total energy and binding energy of a satellite. तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट का टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है. पहले मैं डेरिवेशन करता हूं, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. तो सबसे पहले डायग्राम रेफर करो. इस डायग्राम में मैंने यहां पे प्लैनेट अर्थ को ड्रॉ किया. लेट m विद द मास एंड लेट r विद द रेडियस ऑफ द अर्थ. ये सैटेलाइट है. लेट स्मॉल m विद द मास ऑफ सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. ये हो गया सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट. लेट h बी द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस and let VO be the orbital velocity of a satellite, also called critical velocity. तो सैटेलाइट का जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस को डिफाइन करो स्मॉल r. तो स्मॉल r is a radius of the circular orbit of a satellite. And from the diagram, it is very clear that small r is equal to r plus h. तो ये जो स्मॉल r होगा किसके बराबर होगा? r प्लस h के बराबर होगा. ओके. तो इवन इन द फॉर्मूला वी विल डिराइव द फॉर्मूला यूजिंग स्मॉल r, बट स्मॉल r कैन बी रिटन एज r प्लस h आल्सो. ओके. एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड का एंड. कबला अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कहां तक स्प्रेड होगा? एट इंफिनिटी. तो अगर ये इंफिनिटी है तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड होगा. तो एट द एंड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज आल्सो जीरो. सबसे पहले ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो इस रिवॉल्विंग सैटेलाइट के पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा और कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे. तो इन स्टेप नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². पर ये सैटेलाइट का एनर्जी है, तो सैटेलाइट का वेलोसिटी कितना है? vo है, वेयर vo इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो मैंने लिखा हाफ mv². देन आई पुट द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ gm अपॉन स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज r प्लस h. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट निकल जाएगा और फिर उसको m/2 से मल्टीप्लाई करो. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट का फॉर्मूला होगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r. इसमें कैपिटल M होगा मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m होगा मास ऑफ सैटेलाइट. उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ
रिवॉल्विंग सैटेलाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ का सेंटर इज स्मॉल आर। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। Negative sign in the formula potential energy implies satellite is bounded to Earth surface by gravitational force. That's why the potential energy is negative. अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट को फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। Kinetic energy is G m m upon 2r and potential energy is minus of G m m upon r. अगर आप इन दोनों में से कॉमन टर्म निकालोगे तो G m m upon r कॉमन, ब्रैकेट में 1/2 minus 1, 1/2 minus 1 is minus 1/2। तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा माइनस G m m upon 2r। तो सैटेलाइट जब ये अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितना है, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2r। और टोटल एनर्जी में देखो नेगेटिव है। नेगेटिव टोटल एनर्जी इंप्लाइज दिस सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ सरफेस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयरफॉर सैटेलाइट इज नॉट एबल टू एस्केप टू इंफिनिटी। तो अगर मुझे इस सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करवाना होगा तो इसके टोटल एनर्जी को मुझे जीरो करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज एट इंफिनिटी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना होगा, जीरो। तो जो सैटेलाइट हाइट एज पर रिवॉल्व कर रहा है उसके पास टोटल एनर्जी था माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। इतना एनर्जी सैटेलाइट के पास है ना, जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं। पर इस सैटेलाइट को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना है तो उसका टोटल एनर्जी कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो जब भी इसका एनर्जी जीरो होगा तभी तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर पाएगा। तो इस एनर्जी को जीरो करने के लिए मुझे सैटेलाइट को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज सैटेलाइट के पास एनर्जी निगेटिव है और इसको अगर एस्केप करवाना है तो इसका टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए, जीरो। तो इस एनर्जी को जीरो करने के लिए आई विल हैव टू सप्लाई हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, मुझे कितना सप्लाई करना पड़ेगा, जी एम एम अपॉन 2r, इतना ही सप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव। तो ये एनर्जी सैटेलाइट के पास था, है ना, दिस वाज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और ये एनर्जी मैंने सैटेलाइट को बाहर से सप्लाई किया और ये एनर्जी सप्लाई करने से उसका टोटल एनर्जी क्या बन गया, जीरो। एंड टोटल एनर्जी जीरो बनने से ये सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गया। तो ये जो हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे इस एनर्जी को बोलेंगे सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी। तो ये मिनिमम एनर्जी होगा सो दैट टोटल एनर्जी बिकम जीरो। अगर मैंने इससे ज्यादा सप्लाई किया तो सैटेलाइट का जो टोटल एनर्जी होगा ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, का मतलब पॉजिटिव होगा, तभी भी सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेगा ही। बट मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए एस्केप करने के लिए, वो चाहिए जी एम एम अपॉन 2r, जिससे सैटेलाइट का टोटल एनर्जी जीरो हो जाए। So that minimum energy is supplied to a satellite so that it escapes from the gravitational field of Earth is called binding energy of a satellite. So what is the definition of binding energy of satellite? It is the minimum amount of energy supplied to a satellite so that it escapes from the gravitational field of Earth. बट अगर मैंने बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला को टोटल एनर्जी के साथ कंपेयर किया तो ये जो वैल्यू है इसका नेगेटिव है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बीई इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी टीई। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है
एंड अगर ये वैल्यू पहले से ही निगेटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज पॉजिटिव। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। एनर्जी का फॉर्मूला था G कैपिटल M अपॉन 2r। अब ये जो डिफरेंट टाइप के एनर्जी हमने डिराइव किए उनका देखो आपस में रिलेशन क्या होगा। तो फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखो एंड कंपेयर करो विद काइनेटिक एनर्जी, सेम है, दोनों फॉर्मूले सेम है। इसका मतलब रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए बाइंडिंग एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, but binding energy is negative of total energy. So we can say kinetic energy is negative of total energy. Similarly, for revolving satellite, potential energy is twice of total energy. इसका मतलब टोटल एनर्जी को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा। तो we can say potential energy is twice of total energy, or we can say potential energy is minus of twice of kinetic energy। ये रिलेशन मैंने यहां पे अप्लाई किया। तो ये होंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज फॉर अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज होगा, देखो एक स्पेशल केस, सपोज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, एकदम क्लोज बाय रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हाइट बिकम्स वेरी मच लेस देन रेडियस। अगर सैटेलाइट क्लोज बाय रिवॉल्व करेगा क्लोज टू अर्थ सरफेस, h विल बी वेरी मच लेस देन r एंड देयरफॉर h कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपको क्या करना है, h को निग्लेक्ट करना है। तो अगर आपने h को निग्लेक्ट किया तो स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R। इसका मतलब अगर हमको ओ केस डिस्कस करना है, सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज, तो फॉर्मूले हमको क्या करना है, स्मॉल r को लिखना है कैपिटल R। तो फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 कैपिटल R। ये हो जाएगा माइनस ऑफ G m अपॉन कैपिटल R। का मतलब सब जगह पे जो स्मॉल r है उसको कैपिटल R लिखना पड़ेगा अगर सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज होगा। हम लोग क्या करेंगे, इन सब एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी। तो इस ग्राफ में एनर्जी फिर वो काइनेटिक होगा, पोटेंशियल होगा या टोटल होगा, इसको लेना है y एक्सिस पे, और डिस्टेंस r को लेना है x एक्सिस पे। ये r कौन सा होगा, है ना, ये r कौन सा होगा, r प्लस h होगा, है ना। तो ये जो स्मॉल r होगा, इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, का मतलब इट इज r प्लस h। ठीक है, इस r की बात करें हम लोग। ओके ओके, तो डिस्टेंस r इज ऑन द x एक्सिस एंड एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑन द y एक्सिस। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए। तो रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, है ना, ये फॉर्मूला पॉजिटिव है, और काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो काइनेटिक एनर्जी r के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो एज r इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा। तो यहां हमको क्या दिख रहा है, एज r इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज एंड r कैनॉट बी जीरो, है ना, ये वाले जीरो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये r क्या है, r प्लस h है। इसका मतलब ये जो r होगा, दिस r इज ऑलवेज ग्रेटर देन r, बिकॉज साथ में h भी तो है। तो ये जो r होगा कैपिटल से बड़ा ही होगा। इसके लिए ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो ग्राफ होंगे, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होंगे, बिकॉज दिस r कैनॉट बी जीरो। ओके, बिकॉज ये सैटेलाइट के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बट ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैनॉट बी जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा, व्हेन r इज इंफिनिटी।
Because when denominator is infinite, division can be 0. When denominator is infinite, division can be 0. तो इस वैल्यू का 0 होना कब पॉसिबल है? जब भी r इनफाइनाइट होगा. तो when r टेंड्स टू इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू 0. तो ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस के नजदीक आते रहेगा, पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. और एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां टच करेगा? एट इंफिनिटी. फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ. पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव है और टोटल एनर्जी भी निगेटिव है. तो अगर मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट नेगेटिव साइन, तो आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. मैग्नीट्यूड का मतलब विदाउट नेगेटिव साइन. तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के जो मैग्नीट्यूड होंगे ये आर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे. इसका मतलब एज आर इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस. Even total energy का magnitude decreases, but because of the negative sign, what will happen? As R increases, potential energy increases. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड R के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा. माइनस साइन के साथ अगर कंसीडर करेंगे तो एज R increases, potential energy will increase because of negative sign. Similarly, as R increases, total energy will also increase due to the negative sign. एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये टोटल का डबल होगा. ये तो रिलेशन देखा था हमने. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी एंड दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ये निगेटिव साइड पे है. दिस इज 0, तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा. तो एट वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये पोटेंशियल होगा. इसका मतलब ये जो वैल्यू पोटेंशियल का होगा ये इसका डबल होगा. But as R increases, both the value, potential and total, they are increasing. ये increase हो रहा है because ये negative axis पे है. And दोनों का वैल्यू 0 कब होगा? जब भी R होगा infinity. तो when R is infinity, potential energy becomes 0. When R is infinity, total energy also becomes 0. तो ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कहां करेंगे? जब भी R होगा infinity. इसका मतलब ये तीनों वैल्यू 0 कब होंगे? व्हेन R इज इंफिनिटी. तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ जो है ना ये पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जबकि टोटल एंड पोटेंशियल दोनों निगेटिव है तो उनका ग्राफ जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा विद पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी. तो ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. एक स्पेशल टाइप का सैटेलाइट अब हमको डिस्कस करना है. उस सैटेलाइट का नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑल्सो कॉल्ड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट. जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ये जो सैटेलाइट होते हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं. तो चलो इन सैटेलाइट को डिस्क्राइब करते हैं. तो ये प्लैनेट अर्थ है. ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया. अर्थ इस एक्सिस के में रोटेट करे. These are geographical directions, north, west, south and east. This horizontal plane is called equator. Equator एक horizontal circle होगा because Earth spherical है. And these places are called poles. Communication satellites are the artificial satellites which revolve around the Earth. ये होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अर्थ के अरब में रिवॉल्व करते हैं. बट उनका जो प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन होगा ये ओवर द इक्वेटर होगा. इनका जो प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन होगा इट इज ओवर द इक्वेटर. सो दैट प्लेन विल बी कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन. सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द
इक्वेटोरियल प्लेन कुछ इस तरह होगा, देखो कुछ इस तरह होगा। तो ये अर्थ है, तो ये होगा अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब इस प्लेस को बोलेंगे पोल, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये अर्थ का इक्वेटर होगा, द सेंट्रल पार्ट। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये ऐसे रिवॉल्व करेंगे अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन, लाइक दिस, अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब उनका जो प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन होगा ये इक्वेटर से पास होगा। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब कुछ इस तरह है ना, अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। और इन सैटेलाइट का जो डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन होगा इट इज सेम एज अर्थ स्पिन। तो जिस डायरेक्शन में अर्थ स्पिन कर रहा है, स्पिन का मतलब रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेंगे। एंड वी नो दैट अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। तो दिस सैटेलाइट्स आल्सो रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और इन सैटेलाइट को जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा अराउंड द अर्थ, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन, ये अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस? 1 डे, दैट इज 24 आवर्स। तो ये जो सैटेलाइट्स होंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उनका भी एक रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ 24 आवर्स में होगा। So these satellites have same time period of revolution as that of Earth's rotation about its own axis. So such type of satellites are called communication satellite या geostationary satellite या geosynchronous satellites. Why are they called geostationary satellite? Geo का मतलब होता है Earth, geo का मतलब Earth, and stationary का मतलब at rest. तो इन सैटेलाइट को अगर आपने अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व किया, दे विल अपीयर टू बी एट रेस्ट। क्यों अपीयर टू बी एट रेस्ट? बिकॉज अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। तो अगर मैंने इस सैटेलाइट को समझो यहां से ऑब्जर्व किया, अर्थ के यहां से ऑब्जर्व किया, तो ये प्लेस भी रोटेट कर रहा है और सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो फिर इस प्लेस से अगर मैंने सैटेलाइट को, ये समझो सैटेलाइट है और यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ से इस सरफेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये प्लेस और ये सैटेलाइट दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे, देखो, एंड विद द सेम स्पीड होगा, दोनों का स्पीड भी सेम होगा। तो ये सैटेलाइट जो है ना, ये हमेशा हमको एक ही जगह पे दिखेगा, बिकॉज अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रोटेशन सेम स्पीड से हो रहा है। So when seen from the Earth's surface, these satellites will appear to be at rest. जबकि they are revolving, वो तो स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं। बट अर्थ से अगर हमको इस सैटेलाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको एक ही जगह पे दिखाई देगा, बिकॉज अर्थ भी उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाउ इन सैटेलाइट का अगर हमको हाइट कैलकुलेट करना है कि ये अर्थ सरफेस से कितने हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R प्लस H द होल क्यूब अपॉन GM, और ये जो GM होता है इसको लिखेंगे GR स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। मैंने GM को लिखा GR स्क्वायर। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है सेम एज अर्थ टाइम रोटेशन, दैट इज 24 आवर। इसका सेकंड कितना होगा? 24 इंटू 3600 सेकंड्स, और फिर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। तो इन वैल्यूज को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और h को फाइंड करो। तो इस फॉर्मूला में से अगर मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और h को सॉल्व किया, तो ये जो हाइट h आएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 35,600 कुछ आएगा। तुम लोग इसको क्लोज टू 36,000 किलोमीटर कंसिडर करेंगे। तो हमको ये हाइट मिलेगा इस फॉर्मूला को सॉल्व करके।
का मतलब सब्स्टिट्यूट टी का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट आर का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट जी का वैल्यू एंड सो ऑन. तो हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस is approximately 36,000 kilometers. And these satellites are used for telecommunication purposes. इनका main use होता है communication. That's why they are called communication satellites. So what are the basic factors? What are the essential factors for communication satellites? Number one, these satellites should revolve about the equatorial plane of the earth. Number two, their direction of rotation is same as Earth's spin, that is from west to east. Number three, their time period of revolution is same as Earth's time period about its own axis, that is 24 hours. And their height above the Earth's surface is approximately 36,000 kilometers. तो जो सैटेलाइट इन सब कंडीशंस को फॉलो करेगा या ओबे करेगा, दैट सैटेलाइट विल बिहेव एज अ जियो स्टेशनरी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ जियो स्टेशनरी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट. अनदर स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट आर पोलर सैटेलाइट्स. तो जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वैसे पोलर सैटेलाइट्स भी होते हैं. Now what are polar satellites? Polar satellites are those satellites which revolve in a polar orbit. Polar orbit ऐसे होंगे जो अर्थ के पोल से पास होंगे, क्लोज टू अर्थ के पोल्स. तो इन ऑर्बिट्स को बोलेंगे पोलर ऑर्बिट. देखो कुछ इस तरह होगा. तो अगर ये अर्थ है तो ये उसके पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस इज इक्वेटर. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व करते हैं. जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल में ऐसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. पोलर सैटेलाइट्स विल रिवॉल्व लाइक दिस, ऐसे. तो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स ऐसे होंगे. They will revolve in a polar orbits. Polar orbits are those orbits which revolve around the poles, North Pole and the South Pole. So communication satellite revolve around the equatorial plane, around the equatorial orbit, and polar satellite revolve around the Earth in a polar orbits like this. These are polar orbits. इसका मतलब ये जो पोलर ऑर्बिट्स होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन. Polar orbits are perpendicular to the equatorial plane, and polar orbits are very low height orbits. इनके जो हाइट्स होते हैं, इनके जो सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस होते हैं वो स्मॉल होते हैं. तो रेडियस ऑफ द पोलर ऑर्बिट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 to 600 किलोमीटर, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जो हाइट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 36,000 किलोमीटर. So polar orbits are the close या low orbit satellites. इनका जो रेडियस होता है ये about 500 to 800 किलोमीटर होता है. So these are two special category of satellites: geostationary satellites and polar orbit satellites.